हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, आज हमारे पास में आईएससी बोर्ड का फिजिक्स पेपर है 2026 और सेक्शन बी जो है यहाँ पर वो डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ में सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि सेक्शन बी किस तरीके का सेक्शन था। क्योंकि सेक्शन ए तो हमने देखा कि सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई इस तरीके की सिचुएशन फेस नहीं करी, ना तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी, सिंपल क्वेश्चन थे वहाँ पर सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है। यू ऑल कैन सी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। Q1 चार्ज यहां पर भी वैल्यू दी गई है और यहां पर भी लिखा हुआ है। तो Q1 चार्ज जो है दैट इज 17.7 माइक्रोकूलम, ये Q1 चार्ज है। Q2 चार्ज ये है, तो Q2 चार्ज है माइनस का 8.85 माइक्रोकूलम। दिस वन इज Q3 एंड Q3 इज माइनस का 17.7 माइक्रोकूलम। और ये कोई क्लोज सरफेस है, ये S एंड दिस वन इज Q4 जो कि गिवन है यहाँ पर 35.4 माइक्रोकूलम। सारे चार्जेस दिए गए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस S, तो S से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो क्लोज सरफेस की जब बात होती है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू ये टोटल चार्ज होता है जो इनक्लोज्ड बाय सरफेस होता है। तो इस सरफेस ने अपने अंदर Q1 को इनक्लोज किया हुआ है, Q2 को किया है, तो सिग्मा क्यू हो जाएगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू है प्लस में 17.7 और Q2 की वैल्यू है माइनस में 8.85। सॉल्व करिए यहाँ पे 17.7 माइनस का 8.85, तो ये 10 5 5 16 8 8, ये आया 8.85 यानी कि प्लस में आया 8.85। गॉस फार्मूला रिपीट किया 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू आ रहा है 8.85 और माइक्रो कूलम में है, ये याद रखिए। तो कूलम में रखा 10⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 और इनटू में 10⁻⁻12। तो सॉल्व करने पर लगभग में रिजल्ट आ जाएगा 10⁻⁶, और पूरी कैलकुलेशन एसआई में की गई है, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड था। इसी में ये चॉइस के साथ क्वेश्चंस था, ये डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पर। दिस वन इज 8 एम्पियर, इट इज I। दिस वन इज 7, all are in ampere, it is 5 and this one is 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू हमको चाहिए। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज यानी कि जंक्शन रूल अगर हम लोग करंट का लगाएं, जिसको कि KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, तो यहाँ पर जो करंट आएगी, ये जो करंट होगी दैट विल बी 8 + I, यहाँ पर इस जंक्शन के रेस्पेक्ट में।
तो अगर आप ये सपोज कर लो कि ये करंट x होगी तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस आई, यानी कि 8 प्लस आई। और फिर इस पॉइंट पे जब आप जंक्शन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस आई इज इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 3। ये आ जाएगा 8 प्लस आई 15, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि 7 एम्पियर। तो ये हम लोगों ने केसीएल अप्लाई किया है, किरचॉफ का करंट लॉ। एंड द सेकेंड पार्ट इज आस्किंग कि ये जो स्टेट द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑन विच योर कैलकुलेशन इज बेस्ड। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम लोगों ने रूल यूज किया है उसमें कौन सा कंजर्वेशन है, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है केसीएल, वो एक्चुअली कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेक्शन बी में भी फिलहाल तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा टिपिकल नहीं दिखाई दिया इसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, you are provided 3 identical capacitors, each capacity C. Cp equivalent capacitance है when are connected in parallel, तो Cp is equal to हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी भी C है, दूसरे की कैपेसिटी भी C है, तीसरे की कैपेसिटी भी C है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटी होती है सिग्मा C, तो यहाँ से Cp की वैल्यू आ जाएगी 3C। सीरीज में जब हमने इनको कनेक्ट किया है तो टोटल कैपेसिटी है CS, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 3 अपॉन C। यहाँ से CS सीरीज कॉम्बिनेशन का आया C अपॉन 3। तो क्वेश्चन इज आस्किंग CS अपॉन CP, तो CS की वैल्यू है C बाई 3, CP की वैल्यू है 3C, ये आ जाएगा 1 अपॉन 9, CS अपॉन CP आ जाएगा 1 अपॉन 9। है सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What is the effect of doubling the current flowing through a metallic wire on the drift speed of free electron, relaxation time of free electrons? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये मेटेलिक वायर में अगर करंट को हम डबल कर दें तो ये करने से ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा और रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछा गया है। तो I इज इक्वल टू होता है AVDNE, तो यहां से करंट I जो है वो प्रोपोर्शनल टू है VD के, तो एज I बिकम ट्वाइस, जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस। लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने करंट को डबल किया ट्रिपल किया। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम इज मटेरियल प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है, ये हमें पता है, बट नॉट डिपेंड अपॉन द करंट। करंट के वेरिएशन से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा ये होगा। क्वेश्चन इज आस्किंग कि चॉइस में जो क्वेश्चन है, draw the labeled circuit diagram of a potentiometer used to compare EMF of the two given cells X and Y. Procedure and formula are not required. तो जब हम दो सेल के EMF को कंपेयर करते थे
तो सर्किट डायग्राम में हमारे पास में ये प्राइमरी सर्किट होता था, और इस प्राइमरी सर्किट के साथ में लॉन्ग वायर होता था, और जब हमें दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना होता था तो पहले हम दोनों सेल को रॉन्ग करेक्ट कनेक्शन में लेते थे। अगर ये सेल हमारे पास में X है और ये सेल Y है, और इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और ये गैल्वेनोमीटर, और यहां पर आई बैलेंसिंग लेंथ, मान लेते हैं ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो हमको मिलता था E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। और फिर यही सेम डायग्राम रहेगा, मतलब ऊपर वाला पोर्शन तो यही रहेगा, लेकिन ये जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पे सेकेंडरी सेल है, अब हम इन दोनों सेल को मिसमैच यानी कि रॉन्ग कनेक्शन में कर देंगे। अब जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलेगी वो नई बैलेंसिंग लेंथ हमको मिलेगी L2। तो केवल डायग्राम वहां पर बनाना था, और अब हमें रिजल्ट मिलता था E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। तो ये डायग्राम बनाने के आपको वहां पे मार्क्स मिल रहे थे। तो सेम यही डायग्राम सेकंड स्टेप में कॉपी होएगा, बट यहाँ पर जो दोनों सेल सही तरीके से कनेक्टेड है उनको रॉन्ग कनेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर फॉर्म में केवल फार्मूला एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस R अपॉन में R की पावर 3, ऐसे लिख सकते थे। अगर आपने इसको ऐसे भी लिखा है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस R अपॉन R की पावर 3, तो भी सही है भाई। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा है तो वो भी सही है। और स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, तो विद द हेल्प ऑफ नोट्स यू ऑल आर कैपेबल टू डू दिस। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेटमेंट देता है कि लाइन इंटीग्रेशन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है वो इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोजेस बाय द एम्पीरियन लूप, या उनको थ्रेडिंग करंट्स भी कहा जाता है। जब आप इसका मैथमेटिकल लिखते हैं तो रिजल्ट आता है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ये जो सिग्मा आई है वो टोटल थ्रेडिंग करंट्स है, या टोटल करंट्स इनक्लोजेस बाय द एम्पीरियन लूप। 6 नंबर क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, a biconvex lens has a focal length f1 in is placed in air as shown in the figure 3a। एयर में रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फिर द लेंस इज कट अलोंग द CD, कंपेयर द फोकल लेंथ f2 ऑफ द रिजल्टिंग लेंस शोन इन द फिगर। तो ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ चाहिए, दोनों को कंपेयर करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला होगा म्यू लेंस का अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1, और ब्रैकेट में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 R2। तो अगर हम इस फार्मूले को 3a के लिए यूज करें, फिगर नंबर 3a, तो फोकल लेंथ है f1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया नहीं गया तो मान लेते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडिंग में क्वेश्चन में एयर है, तो सराउंडिंग में एयर हो गया -1, और R1 माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R1 में से एक R है,
और दूसरा है यहाँ पे 2r। तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 2r, ये 2 + 1, तो 1/f1 इज इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 और 3/2r। अब यही कॉन्सेप्ट 3b के लिए अप्लाई करिए। तो फोकल लेंथ इज 1/f2। CD से जब आपने कट किया तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं बदल जाएगा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहेगा और सराउंडिंग में एयर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, दूसरी 2r है, ये आ जाएगा 1/∞ प्लस का 1/2r। ये आ गया 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और अपॉन में 2r। अब ये जो रिजल्ट आया है और जो ये रिजल्ट आया है, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/f1, यहाँ आएगा 1/f2, इधर है म्यू माइनस 1 3/2r एंड इट इज म्यू माइनस 1 अपॉन में 2r। यहाँ से आया f2/f1 इज इक्वल टू 3/1, तो f2 इज इक्वल टू 3f1। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। आंसर आया f2 इज इक्वल टू 3f1। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे पास में मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना ही चाहिए। और ये अब तक के डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 7। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्कैनिंग में यूज होती है। तो भाई इतना अच्छा सा पेपर है ये, एक्सरे। Which physical quantity is same for UV for ultraviolet, red for red light, radio for radio waves when they are traveling in vacuum? तो वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है। रेडियो, R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I for infrared, L for light, U for ultraviolet, X for X-ray, G for gamma rays. So all electromagnetic waves have constant speed थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। बाकी इनके जो लैम्डा यानी वेवलेंथ वाले फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वैक्यूम में सभी की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ होती है। तो इस सेकेंड का आंसर ये आएगा। अभी तक का जो पेपर है दैट इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल। नाउ चेक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क फंक्शन फॉर द मेटल M1। M1 के लिए जो वर्क फंक्शन है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और M2 के लिए जो वर्क फंक्शन है दैट इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परफॉर्म नेसेसरी कैलकुलेशंस टू फाइंड आउट which metal emits photoelectrons when the monochromatic light of wavelength 410 nanometer। 410 नैनोमीटर मीन्स आप एंगस्ट्रॉन्ग में 4100 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो ये वाला जब लाइट का फोटोन डाला गया M1 पर और M2 पर तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
तो सबसे पहले गिरने वाले फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जब निकलेगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, 12400 और लैम्डा लेते हैं इन एंगस्ट्रॉम, तो 12400 और एंगस्ट्रॉम में लैम्डा है 4100, जीरो कैंसिल हो गया तो ये हो गया 124/41, तो नियरली ये 3 के आसपास आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, ये तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो इतनी है, और फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर E greater than F1, so electron will emit from M1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो इस मेटल 2 के वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिट। और यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो सेक्शन बी भी डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि सेक्शन बी भी बहुत ही सिंपल सा सेक्शन था, थोड़े बहुत क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया, तो सेक्शन बी वाज सो सिंपल।